नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के एक अध्याय के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। इस अध्याय का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आज ये दूसरा भाग हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कुछ बिंदुओं के माध्यम से। तो ये जो चैप्टर है हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ है, ये एक व्यंग्य लेख है। यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य किया है व्यवस्था की ओर, ठीक है, और उन लोगों की ओर व्यंग्य किया है जो अवसरवादी हैं और जो दिखावा करते हैं, ठीक है, होते कुछ और हैं लेकिन वो दिखाते कुछ और हैं, ठीक है। तो उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है यहाँ पर। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम इस चैप्टर को समझेंगे। सबसे पहले अध्याय में कुछ मुहावरे दिए गए हैं। यहाँ पर लेखक के द्वारा मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया गया है। कुछ विशेष मुहावरे यहाँ रखे गए हैं भाषा को प्रभावी बनाने के लिए। तो पहला मुहावरा है कुर्बान होना जिसका अर्थ होगा कि न्यौछावर हो जाना। और इसका वाक्य प्रयोग जब हम करेंगे तो हो सकता है कि जो वीर सैनिक जो होते हैं वो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं या प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, ठीक है। तो कुर्बान होने का अर्थ है न्यौछावर हो जाना, ठीक है। दूसरा है ठोकर मारना। ठोकर मारने का मतलब है अपमानित करना, ठीक है। और इसका वाक्य प्रयोग जो है वो हो जाएगा कि जो वीर जो लोग हैं, साहसी जो लोग हैं या लीक से हटकर चलने वाले जो लोग हैं वो पुरानी प्रथाओं को ठोकर मार देते हैं, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं देश पर मिटने वाले जो लोग हैं वो सारी सुख सुविधाओं को ठोकर मार देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ठोकर मारने का मतलब हो जाएगा अपमानित करना, नज़रअंदाज करना, दूर करना, ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़ फोड़ना। और पहाड़ फोड़ने का मतलब हो जाएगा कि पहाड़ की जैसी जो विपत्तियां हैं उनको नष्ट कर देना, उनको कुछ भी नहीं समझना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा कि जो वीर और साहसी जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, राह में आने वाली सारी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं और वे राह में आने वाले पहाड़ों को भी फोड़ देते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, पहाड़ तोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, पहाड़ के समान बड़ी विपत्ति को भी वो क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हौसले पस्त होना। हौसले पस्त होना का मतलब होता है उत्साह कम हो जाना, ठीक है ना। तो जो कोई कमज़ोर व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसके सामने बड़ी विपत्तियां जब आ जाती हैं तो उसके हौसले पस्त हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका उत्साह कम हो जाता है, ठीक है। तो हौसले पस्त होने का तात्पर्य क्या है, उत्साह कम हो जाना। नेक्स्ट है टीला खड़ा होना। टीले का मतलब है बाधा होना सामने, ठीक है ना। तो कोई भी वीर या साहसी या पराक्रमी जो पुरुष होगा उसके मार्ग में जितने भी टीले खड़े होंगे उनको वो क्या करता जाएगा, उनको वो ठोकर मारता चला जाएगा, ठीक है। तो टीले खड़े होने का मतलब है बाधाएं सामने होना, ठीक है। यहाँ लेखक ने टीले का मतलब क्या बताया है, टीला होता है मिट्टी का, बड़ा सा टीले होते हैं, रेगिस्तान में मिट्टी के टीले होते हैं। और यहाँ टीले के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है, समाज में व्याप्त बुराइयों की ओर संकेत किया गया है। किस प्रकार कि जिस प्रकार एक टीला होता है वो मार्ग में बाधा उपस्थित करता है, ठीक है ना। रेगिस्तान में वो बाधा बन जाता है, ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, उसके आर पार हम देख नहीं पाते हैं, उसको पार करना भी बड़ा कठिन होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से समाज में भी बहुत सारे टीले हैं। टीले क्या हैं, वो समाज की बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, ठीक है ना। वो क्या करती हैं, समाज के विकास को रोकती हैं, ठीक है। ऐसे कुछ लोग समाज में पाए जाते हैं जो पुरातन पंथी हैं, सामंतवादी हैं, और वो क्या करते हैं, समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ नहीं देना चाहते हैं,
कोई जो दलित वर्ग है या शोषित वर्ग है उसका और भी ज़्यादा शोषण वो करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समाज के विकास में वो एक प्रकार से बाधक होते हैं। ऐसे लोग, ऐसी विचारधाराएं वो बाधा उपस्थित करती हैं, तो उन बाधाओं को टीला कहा गया है। नेक्स्ट है जूते घिसना, और इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, व्यर्थ ही समय बर्बाद करना, ठीक है। तो जैसे हो जाएगा कि बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने के लिए जीवन भर जूते घिसता रहता है, ठीक है। तो जूते घिसने का मतलब हो गया व्यर्थ समय बर्बाद करना। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख मुहावरे हमने समझे यहाँ पर जो इस चैप्टर में दिए गए हैं, इस चैप्टर को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ दिया गया है कि जूते घिसना, और जूते घिसना किसके लिए कहा गया है, कुंभन दास के लिए कहा गया है, ठीक है। कुंभन दास के लिए कहा गया है कि आवत जावत पनहिया घिस गई और बिसर गयो हरि नाम, ठीक है। ये किसके लिए कहा गया, कुंभन दास के लिए कहा गया। कुंभन दास कौन है, भक्ति काल से संबंधित है, ये भक्ति काल, और भक्ति काल में ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है। कृष्ण भक्त ये कवि थे, ठीक है। ये भक्ति काल से संबंधित है, कृष्ण भक्त कवि थे। अष्टछाप से संबंधित है ये, अष्टछाप के कवियों में ये प्रमुख थे, और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य ये थे, ठीक है। ये इनका परिचय है। और एक बार क्या हुआ कि जब कुंभन दास को महाराजा अकबर ने अपने दरबार में, अपने क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी में बुलाया, इनको निमंत्रण दिया, किसको, कुंभन दास को, तब इनके निवास से, कुंभन दास का जो घर था वहाँ से अकबर का जो घर था, अकबर का जो महल था फतेहपुर सीकरी, बहुत दूर था, दोनों में बहुत दूरी थी, और उस दूरी को तय करने में बहुत ज़्यादा समय लगा कुंभन दास को, क्योंकि कोई व्हीकल तो था नहीं, वो पैदल पैदल गए। तो इस प्रकार पैदल पैदल फतेहपुर सीकरी तक जाने में और वहाँ से वापस अपने घर आने में बहुत ज़्यादा समय उनका वेस्ट हुआ, और उनके आने जाने में उनकी जूते भी घिस गए, और वो इस चक्कर में, इस आने और जाने में वो अपना ईश्वर का नाम भी भूल गए, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि आवत जावत पनैया घिस गई और बिसर गयो हरि नाम, आने जाने में उसके जूते घिस गए और वो ईश्वर का नाम भी इस सारे फेर में भूल गए, ठीक है। फिर है वर्तमान समय में वेशभूषा के प्रति विचार। तो लेखक ने कहा है कि पहले का जो समय था उसमें क्या था, इतना दिखावा नहीं था, क्योंकि मीडिया का प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि आदमी केवल अपने शरीर को बचाने के लिए, मौसम से बचाने के लिए, ठीक है, वो अपने कपड़े धारण कर लेता था, ठीक है ना। वो एक उसमें एक सादापन होता था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ट्रेंड चेंज हो गया है। जैसे जैसे मीडिया का विकास हो रहा है, मीडिया में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उनमें मीडिया के जो ऑप्शंस हैं, उन जो विकल्प हैं, उनमें होड़ मची हुई है, प्रतिस्पर्धा मची हुई है, एक दूसरे को नीचा साबित करने की और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की प्रतिस्पर्धा है। तो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, अलग से अलग ऑप्शन उपलब्ध करवा रहे हैं, आगे से आगे ऑप्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, एक नए से नया ट्रेंड बनाया जा रहा है, ठीक है ना। एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, धनी वर्ग के जो लोग हैं, वो उस ट्रेंड को, उस फैशन को अपना रहे हैं, आसानी से वो अपना सकते हैं, और उनकी देखा देखी करके उनका अंधानुकरण कौन कर रहा है, मध्यम वर्ग के लोग भी कर रहे हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी उनका क्या करना चाह रहे हैं, उनको फॉलो करना चाह रहे हैं, उनको अपनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, अब वो अपने को दिखाने की,
वेशभूषा को धारण करने की एक होड़ मची हुई है, अंधी दौड़ मची हुई है, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा है कि अपने आप को एक अलग प्रकार से प्रेजेंट करना, अलग प्रकार से दिखाना हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी क्या हूँ, मैं अपने आप को अपडेट कहलाऊँ, आधुनिक कहलाऊँ, ठीक है ना, ये व्यक्ति चाहता है, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में ये जो वेशभूषा के जो प्रति विचार हैं वो बदल गए हैं। सभी लोग क्या चाहते हैं कि वो आधुनिक दिखना चाहते हैं और वेशभूषा के प्रति सजग हो गए हैं, ठीक है ना। ये एक बड़ा विषय हो गया है, इसके बारे में लोग सोचने लगे हैं कि किस प्रकार से मैं आधुनिक कहलाऊं और जो है पश्चिमी सभ्यता को अपनाऊं, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में वेशभूषा के प्रति लोगों के विचार बदल गए हैं। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे होरी और प्रेमचंद की कमजोरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में वर्णन किया है और इसी चैप्टर में होरी के बारे में भी कहा है। होरी कौन है? होरी है प्रेमचंद की उपन्यास, प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, ठीक है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और इन्होंने एक गोदान नामक उपन्यास लिखा है। उस गोदान नामक उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है, प्रमुख कैरेक्टर है, उसका नाम है होरी। तो लेखक ने कहा है होरी और प्रेमचंद दोनों की एक ही मजबूरी थी, और वो क्या मजबूरी थी? वो नियम पालन करने की मजबूरी थी। नियम पालन, नियम या धर्म पालन, नियम पालन, धर्म पालन या नैतिकता या मर्यादा, ठीक है। कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन प्रेमचंद क्या करते थे? अपना नियम कभी नहीं छोड़ते थे, धर्म का पालन करते थे, सदैव नैतिकता के मार्ग पर चलते थे और मर्यादा को कभी नहीं भूलते थे, ठीक है। वो ऐसा मानते थे। और ठीक प्रेमचंद के समान ही ये जो होरी है, ये भी इसी प्रकार से उसने अपना जीवन बिताया। चाहे उसने अपने पूरे जीवन में, चाहे उसको कितना भी संघर्ष करना पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि होरी और प्रेमचंद की दोनों की एक ही प्रकार की मजबूरी थी, एक ही प्रकार का जीवन था। और वो कैसा था? नियम, धर्म, नैतिकता और मर्यादा पालन की उनकी मजबूरी थी। वो उसको किसी भी हद तक जाकर उसको पालन करना चाहते थे और वो कभी भी क्या करना चाहते थे? दिखावा नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अध्याय से संदेश। ये जो चैप्टर है, इसके माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? विद्यार्थियों को ये संदेश दिया गया है, विद्यार्थियों को या युवाओं को। सबसे पहले तो विद्यार्थियों को संदेश दिया गया है और युवाओं को ये संदेश दिया गया है कि हमको तड़क भड़क में नहीं आना है, ठीक है। ये जो दिखावे की जो जिंदगी है उसमें नहीं जीना है, बल्कि वास्तविकता में जीना है, ठीक है। हमारा जो जीवन है वो किसके लिए है? हमारा जो अभी का समय है वो विद्या अर्जन करने के लिए है। तो हमें विद्या अध्ययन करना चाहिए, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय करना चाहिए, ठीक है ना। उसमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। ये जो दिखावा है, ये जो चारों तरफ झूठी माया बना रखी है, झूठा आवरण बनाया हुआ है, इसमें हमको नहीं घुसना है, ठीक है। पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका अंधानुकरण हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये संदेश दिया गया है कि हमें विद्यार्थियों को क्या करना है? तड़क भड़क में नहीं आना है, अवसरवादिता का लाभ नहीं उठाना है, अवसरवादिता, ठीक है। अवसरवादी का मतलब किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना है, ठीक है। तो अवसरवादिता का पालन नहीं करना है और तड़क भड़क में नहीं आना है हमको, ठीक है। सादा जीवन रखना है, उच्च विचार हमको अपनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेखक और प्रेमचंद के जूते में अंतर। लेखक ने कहा है कि मेरे सामने एक चित्र है, एक फोटोग्राफ है मुंशी प्रेमचंद का, और उन प्रेमचंद के साथ में उनकी पत्नी भी है। दोनों ने फोटो खिंचवाई है और उस फोटो में प्रेमचंद बिल्कुल सादा वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है ना, उनके जो कुर्ते पजामे हैं, कुर्ता और धोती है वो बिल्कुल सादा है, ठीक है ना, उसको देखकर लग रहा है, ठीक है ना, उनके यहाँ पर रस्सी भी डली हुई है कंधे पर, ठीक है ना, और उनका जो चेहरा है बिल्कुल पतला सा दिखाई दे रहा है, हड्डियाँ निकल आई है, उनकी मूछें घनी हैं, मूछें बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो और उनके जो जब देखते हैं तो जूते, उनके जूते जो हैं वो फटे हुए हैं। फटे हुए कहाँ से हैं? ऊपर से फटे हुए हैं, ठीक है ना। लेखक ने क्या कहा है? प्रेमचंद के जो जूते हैं वो उनके ऊपर से फटे हुए हैं। ऊपर से फट जाने के कारण उनकी जो अंगुली है वो दिखने लगी है बाहर, ठीक है। और लेखक के जूते कैसे हैं? लेखक कहता है कि अगर मेरे पास ऐसे जूते हों तो मैं फ़ोटो ही नहीं खिंचवाऊँगा, और अगर मुझे खिंचवानी होगी तो मैं क्या करूँगा? दूसरे से मांग लूँगा, पर ऐसा नहीं करूँगा कभी भी। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरा जो जूता है वो क्या है? ऊपर से तो ठीक है, अंदर से फटा हुआ है, नीचे से फटा हुआ है, ठीक है ना। तो अंदर क्या है कि प्रेमचंद का जो जूता है वो ऊपर से फटा हुआ है, लेखक का जूता नीचे से फटा हुआ है, उसका सोल फट गया है, उसका तला फट गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है अंतर? इसमें अंतर यह है कि प्रेमचंद का ऊपर से जूता फट गया है, दिखाई दे रहा है हमको, उंगली दिखाई दे रही है, हमको हो सकता है कि बेइज्जती का सामना करने पड़े, शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। लेकिन हमारा जो पैर है नीचे से तो ठीक है, उसका सोल ठीक है, तो हमारा पैर सुरक्षित रह सकता है। अर्थात हमारी जो वास्तविकता है, हमारा जो बेस है, हमारी नींव है, हमारा जो आधार है वो मजबूत रह सकता है, हमको कोई डर नहीं है। लेकिन जो लेखक का जूता है उसका ऊपर से तो ठीक है, लेकिन उसका तला घिस गया है, उसका सोल घिस गया है। अब क्या होगा? ऊपर से दिखाई तो बढ़िया दे रहा है, लेकिन लेखक कह रहा है कि मैं चलूँगा कैसे, ठीक है ना, क्योंकि उसका सोल ही घिस गया है, नीचे का तला उसका घिस गया है, तो आगे चला ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका बेस ही खराब हो गया है, उसकी नींव या आधार ही उसका नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें अपनी नींव को नहीं भूलना चाहिए, अपनी वास्तविकता को, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हमें दूसरे की संस्कृति को अंधा होकर नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान का रहस्य। तो लेखक ने क्या कहा है कि उनका जो स्वरूप है बिल्कुल सादा है, और वो क्या कर रहे हैं, उनका बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, उनकी वेशभूषा और उनका जो व्यक्तित्व है ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग उन पर हंसेंगे, अरे यार ये इसने कैसे खिंचवाई है, उसके जूते फट रहे हैं और फिर भी फ़ोटो खिंचवा रहा है, ठीक है ना, कैसी उसकी आर्थिक दशा होगी शायद, ठीक है ना। तो लेकिन लेखक कहते हैं कि उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी है। वो मुस्कान कैसी है? व्यंग से भरी हुई है। वो व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। किस पर कटाक्ष कर रहे हैं? अवसरवादी लोगों पर, अवसरवादी लोगों पर, और जो दिखावा है, दिखावा पसंद लोगों पर वो क्या कर रहे हैं? व्यंग कर रहे हैं। लेखक ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में क्या कहा गया है? अवसरवादी नहीं बनना चाहिए हमें, और दिखावा पसंद नहीं होना चाहिए, हमें अपनी वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ हमने इस चैप्टर के दूसरे भाग में हमने क्या समझा? कुछ मुहावरों के बारे में समझा, फिर देखा यहाँ पर कुंभन दास के बारे में कि कुंभन दास भक्ति काल से संबंधित हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, अष्टछाप से संबंधित हैं, ठीक है। और वो आने जाने में उसके जूते घिस गए थे, इसलिए कहा गया है कि आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, ठीक है। और फिर कहा है कि वर्तमान समय में वेशभूषा के लिए लोग सजग हो गए हैं, ठीक है ना, अपने आप को वो अपडेट दिखाना चाहते हैं, आधुनिक दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और फिर कहा है कि होरी और प्रेमचंद दोनों का एक ही प्रकार का स्वभाव था, वो नैतिकता का पालन करते थे, धर्म का पालन करते थे, वो चाहे उनको कितना भी संघर्ष करना पड़े। फिर अध्याय से क्या संदेश दिया गया है? विद्यार्थियों को ये संदेश दिया गया है कि हमें दिखावे में नहीं आना है, बल्कि अपनी वास्तविक जीवन जीना है, वास्तविक उद्देश्य को अपने माइंड में रखना है,
ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि लेखक और प्रेमचंद के जूते में क्या अंतर है कि जूते के माध्यम से ये बताया गया है कि हमें वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को ध्यान में रखना चाहिए। और फिर क्या कहा है, व्यंग मुस्कान, और लेखक ने प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान के माध्यम से अवसरवादी लोगों पर और दिखावा पसंद लोगों पर व्यंग किया है और कहा है कि हमें बिल्कुल सादा जीवन रखना चाहिए, उच्च विचारों को अपने हृदय में रखना चाहिए। धन्यवाद।